हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर हम कर रहे हैं जो लेखपाल का पेपर आने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर जो ये बुक है ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है। इसमें आपका 16 प्रैक्टिस सेट दिया है। ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है। इस तीसरे प्रैक्टिस सेट को आप करिए। देखिए, पिछले भी 2 प्रैक्टिस सेट को हम करवा दिए हैं। बहुत डिटेल में चलते हैं। जो भी चीज़ें रहते हैं उसके इर्द गिर्द हर चीज़ें आपको करवा दिया जाता है। सिर्फ सिर्फ वही जो आपका क्वेश्चन दिया रहता है वही सब क्वेश्चन होता है। सिर्फ यहाँ पर क्या किया जाता है, हर चीज को उसके आसपास की भी जितनी चीजें होती हैं वो भी इसमें जोड़ के करवा दिया जाता है, ताकि यही क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट ना रहे, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो भी आपका इम्पोर्टेंट रहे। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। जिनको अच्छा लगेगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। एक बार मेरी बात मानिएगा, इन प्रैक्टिस सेट को आप अगर पेपर तक कर लेते हैं तो आपका बहुत सी चीज़ें आपको इसी प्रैक्टिस सेट में ही क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट जब करवाता हूं तो बहुत डिटेल में करवाता हूं। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करता, बीच में मैं कोई कमेंट नहीं पढ़ता, ना कुछ पढ़ता हूं। सिर्फ आपको जितनी भी चीज़ें बताता हूं सब आपको पेपर से रिलेटेड ही चीज़ें मिलती हैं। तो चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, हर चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एक बार जो आपको पेड बैच दे रहे हैं उनसे कंपेयर कर लीजिएगा, जितनी भी चीजें हैं फिर आप देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। करें, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? करें, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसमें कौन सा कथन सत्य है? करें, सिंधु के लोग कपास उत्पादन करने वाले पहले थे। दूसरा करें, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था। क्या उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज को भंडारित किया था? तो ये आपका गलत है। पहला वाला तो आपका सही है, ये कथन आपका सही है, यही आपका आंसर होगा। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अपना अनाज क्या है वो भंडारित नहीं किया था। वो मिट्टी के बर्तन बनते थे, याद रख लेंगे क्या है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, उसी में अनाज वो अपना क्या करते थे, भंडारित करते। ये गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। देखिए, यहाँ पश्चिम बंगाल में आपने कोई साइट पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता का? नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। कहते थे जो सिंधु के लोग हैं वो घोड़ों, बिल्लियों और और कुत्तों को पालते थे। देखिए, घोड़े का प्रमाण मिला है, लेकिन क्या है, वहां पर पालने का प्रमाण नहीं मिला है। तो याद रखेंगे, घोड़े को पालने का घोड़े का मिला है, लेकिन पालने का नहीं मिला है। तो ये भी गलत है। आपका कौन सा, पहला वाला ही आपका सही है। अब देखिए, आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर पूरी तरीके से जितनी भी चीजें होंगी यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हो सकता है आपको दिख जाए। ठीक है, चलते हैं। थोड़ा यहाँ पर देखिए, आपका रिवीजन ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, कर रहे हैं यहाँ पर, पहले हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं कृषि 9 फसलें ज्ञात थी, 9 कृषि फसलें ज्ञात थी। वो कौन कौन सी 9 कृषि फसलें हैं उनके बारे में हमको देखना होगा। ठीक है, कौन कौन सी 9 कृषि कह रहे हैं। यहाँ पर 9 कृषि, मुख्य आधार क्या था, कृषि था। अब देखिए, मुख्य खाद्यान्न क्या था, गेहूं और जौ था। मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ था, ये याद रख लेंगे। चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर में, चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, लोथल और रंगपुर में चावल के साक्ष्य मिले हैं। वाणिज्यिक फसलें सरसों एवं कपास। ठीक है, वाणिज्यिक फसलें कौन से हैं, ये है सरसों और कपास। क्या है, वाणिज्यिक फसल। जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कालीबंगा। देखिए, आपको एक क्या हो गया, रिवीजन हो गया ना, ये कई बार पूछा गया है। जूते खेत के साक्ष्य कालीबंगा में। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा कालीबंगा में अनाज के बड़े बड़े कोठरों में जमा करने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा में अनाज बड़े बड़े कोठरों में, यही तो हम कह रहे थे। ठीक है, कह रहे थे यहाँ पर कि लकड़ी के नहीं, लकड़ी के नहीं, ये बड़े बड़े कोठरी होते तो वहां पर जमे होते थे, वो मिट्टी के बनाए जाते थे। हल के उपयोग का साक्ष्य कहाँ मिला है, कालीबंगा में हल के उपयोग का। तो जूते खेत के साक्ष्य कालीबंगा में, हल के उपयोग का साक्ष्य कालीबंगा में। बनावली हल की टेराकोटा प्रकृति है, याद रहे, बनावली में हल की टेराकोटा प्रकृति। अब देख, ये कृषि से रिलेटेड चीजें थी। अब हम क्या आ गए,
आयात कौन कौन सी? तांबा का आयात खेतड़ी राजस्थान से होता था। कई बार पूछा गया है कि तांबा का आयात कहाँ से होता था? खेतड़ी राजस्थान से। और बलूचिस्तान से तांबे का आयात होता था। दो जगह से तांबे का आयात होता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से चांदी का आयात होता था। अफगानिस्तान और ईरान से चांदी का। सोने का आयात कहाँ होता था? अफगानिस्तान, कोलार जो कर्नाटक में है, और फारस से सोने का आयात होता। तो तीन चीजें सोने का आयात। टिन का ईरान और अफगानिस्तान से। लाजवर्द बदख्शां से होता था, और बिल्लौर महाराष्ट्र से। याद रखेंगे, बिल्लौर महाराष्ट्र, ये इतनी चीजें याद रखेंगे, आयात चीजें जो मंगाई जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अब करें शिल्प और उद्योग। सबसे बड़ा उद्योग कौन था? वस्त्र उद्योग, जो कपास का था। धातु विज्ञान का उपयोग किसमें? तांबा और कांसे का याद था, लेकिन लोहा का ज्ञात नहीं था। जहाज निर्माण उद्योग लोथल में था, गुजरात वाले। आभूषण उद्योग भुजबंद, करघनी, हाथ कंठफल प्रमुख आभूषण थे। ठीक है। अब देखिए प्रमुख साइट चंदुहड़ो और लोथल। तो प्रमुख साइट कौन थे? चंदुहड़ो था और लोथल, ये प्रमुख साइट थे। तो याद रख लेंगे, चंदुहड़ो और लोथल क्या थे? ये प्रमुख साइट थे। ठीक है। आभूषण के, ठीक है, आभूषण के चंदहड़ो और लोथल। अब देखिए, करें ये बुनाई मुख्य उद्देश्य था मोहनजोदड़ो में। ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन, चित्रात्मक लिपि मुख्यतः मृदभांड पर थे। ठीक है। अब देखिए, ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में ये सब थे। ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। अब यहाँ पर देखते हैं बाट माप के बारे में देख लेते हैं। 16 वजन माप का आधार था, दशमलव प्रणाली यहाँ पर ज्ञात थी। तो याद रख लेंगे, दशमलव प्रणाली ज्ञात थी। मोहरों पर कुबड़ वाले बैल के साक्ष्य मिले हैं, याद रख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है? मोहरों पर कुबड़ वाले बैल के साक्ष्य मिले हैं। जानवरों को पालतू बनाना, बैल हो गया, भैंस हो गया, भेड़, बकरी, सुअर, गधे, ऊंट, इनको क्या हुआ? पालतू बनाया। हाथी और गैंडे अत्यंत प्रसिद्ध थे। अब देखिए, यहाँ पर घोड़ा कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ये सब बोझा ढोने वाले। हाथी, गैंडे अत्यधिक प्रसिद्ध, अत्यंत प्रसिद्ध थे। घोड़े का अस्तित्व का संकेत मिला है। ठीक है, घोड़े के अस्तित्व का सिर्फ संकेत मिला, वही आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ना कि पालन। लोथल और रंगपुर घोड़े की मूर्तियां मिली हैं, मृण मूर्तियां मिली है। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली है, और कालीबंगा से। लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा और क्या है? कालीबंगा। लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, कालीबंगा से घोड़े के अस्तित्व के संकेत मिले हैं। ठीक है। व्यापार अंतरराष्ट्रीय लोथल से होता था, क्योंकि यहाँ बंदरगाह था। आंतरिक उप विषय था। प्रमुख साझेदार सुमेरिया, मोहरे मेसोपोटामिया से प्राप्त होती थी। याद रखें, मोहरे मेसोपोटामिया से प्राप्त होती थी। वस्तु एवं वस्तु विनिमय। स्टाइट के छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर का आकृत चित्रलेख परसु चित्र 2000 मुहरे प्राप्त थे। आकार आयताकार, वर्गाकार, मेसोपोटाई मुहर बेलनाकार। ठीक है, मेसोपोटाई मुहर जो थी बेलनाकार था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इतना आपको क्या करना है? इतना आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इतना पूरा जितना चीजें है इसमें दिखाया गया है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की अवधि क्या थी? करें, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके शासन काल की अवधि क्या थी, ये बताना है। तो वहां उतना तो याद हो गया, अब यहाँ इतना फैक्ट और याद कर लेना है आपको। ठीक है। तो यहाँ पर इतना फैक्ट जो याद करना है वो क्या है? करें, पहले तो ये क्वेश्चन बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। तो इसकी अवधि क्या थी? 1296 से लेकर कब थी? 1316 तक थी। तो याद रख लेंगे, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी, तो याद रख लेंगे 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी, ये याद रखेंगे। 1296 से 1316 तक। ठीक है, तो 1296 से 1316 तक था। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर एक फैक्ट यहाँ याद करेंगे, इसके बाद मैं इसको याद करवाऊंगा। क्या याद रखेंगे? ये बहुत बार पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के, जो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के टफ क्वेश्चन में ये जरूर पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय अभियान था वो कौन कौन सा था? विजय अभियान। तो अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान में कौन था?
गुजरात विजय, याद रख लेंगे क्या था, गुजरात विजय। गुजरात विजय, ये गुजरात विजय कब था, तो गुजरात विजय याद रख लेंगे 1299 से 1300 के बीच में गुजरात विजय था। ठीक, गुजरात विजय के बाद रणथंभौर विजय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां भी आने की संभावना है, रणथंभौर विजय। ठीक है, तो रणथंभौर विजय कब से कब था, तो ये याद रख लेंगे, ये 1300 से के एक में, 1301 में रणथंभौर विजय था। ठीक है, रणथंभौर के बाद आपका चित्तौड़ आक्रमण कब किए थे, चित्तौड़ आक्रमण। ठीक है, चित्तौड़ आक्रमण, चित्तौड़ आक्रमण कब किए थे, तो याद रख लेंगे ये 1303 में चित्तौड़ आक्रमण हुआ था। चित्तौड़ आक्रमण के बाद आपका मालवा का आक्रमण कब हुआ था, तो मालवा आक्रमण ये किए थे, ये मतलब अलाउद्दीन खिलजी किया था 1305 ईस्वी में, याद रखेंगे 1305 ईस्वी में किया था। ठीक है, इसके बाद सेवान, सेवान याद रख लेंगे, सेवान, सेवान 1308 में। ठीक है, सेवान के बाद जालौर। ठीक है, जालौर याद रख लेंगे, जालौर 1311 ईस्वी में जालौर। तो ये याद रखेंगे, पहले ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले गुजरात आएगा, फिर रणथंभौर आएगा, फिर चित्तौड़ आएगा। याद रख लेंगे, कई बार यहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया। गुजरात विजय कब, 1299 से 1300 के बीच में, रणथंभौर विजय 1301 ईस्वी में, चित्तौड़ विजय याद रखेंगे, चित्तौड़ आक्रमण कब किया गया था इसके द्वारा, 1303 ईस्वी में, मालवा 1305 ईस्वी में। ठीक है, गुजरात रणथंभौर, गुजरात 1299 में याद रखें, 13 रणथंभौर 1 में, चित्तौड़ 1303 में, मालवा 1305 में। ठीक है, सेवान फिर जालौर 1308 में, सेवान फिर जालौर 1311 ईस्वी में। ये आपका अलाउद्दीन खिलजी का जो विजय अभियान था। अब देखिए, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन के प्रशासन वन, दीवाने रसालत क्या होता था, रसालत होता था धार्मिक मामलों से संबंधित ये विभाग था। इसका प्रमुख सद्र उस सुदूर होता था। क्या था, रसालत क्या था, धार्मिक मामलों से संबंधित ये विभाग था। इसका प्रमुख जो होता था सद्र उस सुदूर, क्या था, सद्र उस सुदूर होता था इसका, क्या था इसका, ये जो प्रमुख होता था रसालत। कैसे याद रखेंगे, रासा, रसालत, तो याद रखेंगे धर्म की क्या होती है, लोगों की लत लग, देखिए कई ना, कई होते हैं धर्म की एकदम लत, तो किसी भी चीज की लत नहीं है, तो धर्म की क्या है, लत। तो रसा, रस मतलब धर्म के रस में लत गए। ठीक है, तो रसालत धार्मिक मामलों से संबंधित, ऐसे याद किया करिए। ठीक है, दीवान ए रसालत। ठीक है, ये याद। अब देखिए, दीवान ए रियासत, रियासत अलाउद्दीन द्वारा स्थापित विभाग, नया विभाग मंत्रालय, आर्थिक मामलों की देखभाल और व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण। तो रियासत क्या होता था, रियासत, तो आर्थिक मामलों की देखभाल, व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण, यही था रियासत। तो रियासत किसने बनवाया था, तो ये याद रख लेंगे, ये अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए, अन्य अधिकारी क्या था, मुस्तब्बी, मुस्तिब बाजारों पर नियंत्रण और मापतोल का निरीक्षण करता था। क्या है, मुहतसिब, तो मुहतसिब क्या होता था, जो बाजारों पर नियंत्रण और मापतोल का निरीक्षण, जैसे आज के यहाँ पर क्या होता था, आज के यहाँ पर जैसे ये इनकम टैक्स अधिकारी अधिकारी यही सब, मतलब कह सकते हैं कि जैसे जो आपका खाद्य विभाग के वो इंस्पेक्टर होते हैं, वो अपना जाते हैं सच मतलब वो देखते हैं कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है, तो ठीक है, तो ये आपका ये हो सकते हैं मुहातसिब। बरीद ए मुमालिक क्या होता है, गुप्तचर विभाग का प्रमुख, बरीद ए मुमालिक। अब यहाँ लिखा गया बरीद, ठीक है, बरीद लिख दिया, बरीद ये मुमालिक, तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख है, ये हो गया रियासत। और ये क्या है, बरीद ए मुमलिक, मुहतसिब हो गया, और ये शुद्ध उस रसीद रस, ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं दीवान ए वजारत, वजारत क्या होता है, वित्त विभाग, प्रमुख वजीर होता था। तो वजारत क्या है, वित्त विभाग, तो वजा, वजारत। ठीक है, तो वजा क्या है, वजारत, वित्त विभाग। दीवान ए आरिज, सैन्य मंत्री, सैन्य
की भर्ती, वेतन आदि का जिम्मेदार। तो ये किससे रिलेटेड था? सैन्य से रिलेटेड था। दीवान ए आरिज, तो दीवान ए आरिज किससे रिलेटेड था? तो ये क्या था? सैनिक से रिलेटेड था, आरिज, ठीक है, आरिज सैनिक से रिलेटेड था, ठीक है। दीवान ए इंसा, शाही आदेशों पत्रों का प्रारूप तैयार करना, स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना। जैसे आपके यहाँ डीएम होते हैं, तो ये डीएम नहीं, पत्र तो मतलब जो बड़े बड़े नेता होते हैं उन सबको देते नहीं कि आपको ये करना, ये बोलना, ये सब, ठीक है। तो दीवान इंसा शाही आदेशों को, पत्रों को तैयार करना, स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना, मतलब जो आपका दीवान इंसा मुंशी वाला, मुंशी टाइप के, याद रखेंगे ये डीएम ने मुंशी टाइप के लोग होते थे, ठीक है। मतलब क्या होते थे? जो अधिकारी होते हैं जो जैसे तहसील वसील में नहीं मुंशी टाइप होते हैं, तो वही देखिए दीवान इंसा, इंसा मुंशी ऐसे याद रखेगा, इंसा मुंशी, ठीक है। दीवान ए आरिज, दीवान ए वजारत, अन्य अधिकारी, मुहतसिब, बरीद ए मुमालिक, रियासत, रियासत मतलब आर्थिक मामलों, व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण, रसालत मतलब धन, वो धार्मिक, ठीक है, रसालत धार्मिक हो गया। तो इतना आपको चीजें याद रखना होगा किससे? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। करें हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? करें जो हड़प नीति है उसका कट्टर समर्थक कौन था, ये बताना है। तो हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इसका कार्यकाल कब था? तो इसका कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856 तक। याद रखेंगे 1856 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। अब यहाँ पर ये याद रख लेंगे कि ये हड़प नीति, या इसको दो चीजें नामों से याद रखेंगे। एक तो हड़प नीति हो गया, ठीक है, कौन है इसका? डलहौजी। तो ये हड़प नीति डलहौजी, ठीक है। एक तो ये इसका कार्यकाल हो गया, एक दूसरा इसका नाम होता है व्यापगत सिद्धांत। इसको व्यापगत, व्यापगत याद रखिए, व्यापगत, व्यापगत सिद्धांत इसको बोला जाता है, हड़प नीति या व्यापगत सिद्धांत, ठीक है। तो हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत, जो भी आप कहिए, ठीक है, इसी को बोला जाता है। तो हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत, ठीक, याद रख लेंगे, ठीक है। क्या याद रखेंगे? 1848 से 56 तक व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति, या हिंदी में लिख देता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये याद रख लेंगे। एक आप सहायक संधि से कंफ्यूज होते होंगे, ठीक है। एक होता है सहायक संधि, जब सहायक संधि आ जाए तो बेले जली याद रख लेंगे, ठीक है। नहीं तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, पेपर में छोटी छोटी चीजें कंफ्यूज। जब सहायक संधि आ जाए तो बेले जली, जब अगर एक दूसरे की लोग सहायता कर रहे हैं तो तीसरा जलता है, तो ये याद रखिएगा, बेले जली सहायक, जलता है सहायक और जली, ये याद रख लेंगे। व्यापगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति, तो ये डल हौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, देखिए डल हौजी तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, डल हौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति, ऐसे याद करेंगे। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, ठीक है, इतना तो मैं याद करवा दिया कि इतना नहीं भूलना है। देखिए छोटी छोटी अगर चीजें भूल गए तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बड़ी चीजें भूल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सभी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बोला जाता है कि जो इसका विलय हुआ कौन कौन से राज्यों का, इसमें डलहौजी ने अपने में मिला लिया, मिला लिया। तो इसमें क्या है? सतारा का, याद रख लेंगे, सतारा का विलय कर दिया। इन्होंने क्या किया? जैतपुर का, तो याद रख लेंगे जैतपुर का, जैतपुर का विलय किया। संभल का याद रख लेंगे, संभल, संभलपुर का विलय किया। उदयपुर का याद रखेंगे, उदयपुर, उदयपुर का विलय इन्होंने किया। झांसी का विलय किया, याद रख लेंगे क्या है? झांसी का इन्होंने विलय किया। झांसी के बाद आपका नागपुर का विलय किया। तो ये आपका यही सीक्वेंस है, ठीक है, विलय करने का। तो इतना याद रख लेंगे। इसके साथ क्या याद रख लेंगे? इसके साथ इसका डेट भी याद रख लेंगे, कई बार डेट भी पूछ लेता है कि किसका विलय कब हुआ। तो सतारा का विलय कब हुआ? तो सतारा का याद रख लेंगे 1848 में सतारा का विलय हुआ। जैतपुर का अगर हम पूछते हैं, जैतपुर का, जैतपुर और संभल का दोनों 1849 में। कैसे संभल याद रख लेंगे? ये देखिए संभल, जब कोई खिलाड़ी 49 पे पहुंच जाता है, 99 पहुंच जाता है, तो बहुत संभल के खेलता है, ठीक है। तो 49 है ना, तो संभल, तो याद रखेंगे 1848 और संभल 1849, जैतपुर।
उदयपुर क्या याद रख लेंगे, तो उदयपुर 1852 में याद रख लेंगे, याद रखेंगे उदयपुर 1852। झांसी 1854 याद रखेंगे। नागपुर याद रख लेंगे क्या भी 1854 में, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। नागपुर क्या है 1854 में, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे कि कौन किसका, झांसी का कहीं कहीं 1854 दिया रहता है, कहीं 1853 भी दिया रहता है। तो देखिए आप बहुत से सारे जगह पे देखेंगे, कहीं 1853 दिया रहेगा, कहीं 1854 दिया रहेगा झांसी, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे जो भी आपको लगेगा, लेकिन बहुत सारे फैक्ट में 1853 दिया रहता है, लेकिन ठीक है देख लीजिएगा दोनों में, ठीक है। तभी मैं आपको बता दिया कि दोनों ही लिख दिया, ठीक है। नागपुर 1854 ही हर जगह दिया रहता है, उदयपुर 52 ही दिया रहता है, संभल आपका 49 दिया रहता है, और सतारा आपका 48 दिया रहता है। तो ये याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा क्या, 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो किसने प्रतिपादित किया सबसे पहले, दादा भाई नौरोजी ने। तो याद रख लेंगे कौन से थे, दादा भाई नौरोजी। उनकी पुस्तक क्या थी, याद रख लेंगे, उसी में उन्होंने प्रतिपादित किया। तो उनकी पुस्तक क्या थी, पावर्टी, याद रख लेंगे, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश, याद रख लेंगे क्या था, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। यही इनकी पुस्तक थी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यही इनकी पुस्तक थी। इसी के थ्रू उन्होंने क्या किया था, इसको जो धन की निकासी का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया, ठीक है। ये याद रख लेंगे। दूसरी चीज क्या याद रख लेंगे कि यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई, पब्लिश कब हुई थी ये, तो ये 1901 में ये पब्लिश हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेंगे। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक से इन्होंने ये जो धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये सिंपल है, सभी लोगों को याद है। लेकिन ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, 1901 में ये प्रकाशित हुई थी, याद रख लेंगे 1901 में। इसके प्रकाशक कौन थे, याद रख लेंगे, प्रकाशक कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रकाशक कौन थे, स्वान सानेसिन, याद रख लेंगे क्या थे इसके प्रकाशक, स्वान, मैं लिख देता हूं, स्वान सोनेसिन, ठीक है, सोनेसिन। इसके प्रकाशक स्वान सेनेसिन थे, वो लंदन में, ठीक है, लंदन से, ठीक है, स्वान सेनेसिन प्रकाशक लंदन से, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए समाचार पत्र और संपादक कुछ देख लेते हैं, और प्रकाशन का वर्ष, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है बंबई दर्पण, ये 1832 में प्रकाशित हुआ था। बाल शास्त्री जाम्बेकर ने इसको प्रकाशित किया था। कौन प्रकाशित किए थे, बाल शास्त्री जाम्बेकर। बंगाली याद रख लेंगे, बंगाली कौन थे, गिरीश चंद्र घोष। तो बंगाली का याद रख लेंगे, गिरीश चंद्र घोष 1862। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि गिरीश चंद्र घोष बंगाली हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कवि वचन सुधा, ठीक है, करें कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज मैगजीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, द हिंदू, वीर राघवाचारी द हिंदू, केसरी बाल गंगाधर तिलक, ये किसमें आता था, तो केसरी आपका मराठी में आता था, ठीक है। इंडिया दादा भाई नौरोजी, अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, केसरी 1881 याद रख लेंगे, अल बिलाग मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट याद रख लेंगे 1914 में, ठीक है, जब वही होम रूल आंदोलन चल रहा था। द लीडर मदन मोहन मालवीय, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू याद रख लेंगे, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू। दी यंग इंडिया महात्मा गांधी, तो बुढ़े जरूर थे लेकिन यंग इंडिया के बारे में सोचते थे, ठीक है, मतलब वो जवान भी थे, लेकिन जब भी हम अपने दिमाग में लाते हैं गांधी जी को, एक उनके लगभग जो बुढ़े, मतलब उनकी एज, ओल्ड एज की हमारे दिमाग में फोटो आती है, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं महात्मा गांधी जी, दी यंग इंडिया, ठीक है, ये याद रखेंगे। नवजीवन महात्मा गांधी,
हरिजन महात्मा गांधी जी 1933 में, नवजीवन 1919 में, यंग इंडिया 1919 में। ये याद रख लेंगे, गांधी जी की पुस्तक, डेट, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। नेशनल हेराल्ड 1938 में, जवाहरलाल नेहरू, तो याद रखेंगे नेशनल हेराल्ड 1938 में जवाहरलाल नेहरू। कॉमरेड मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली। हमदर्द मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, तो ये पुस्तक, जितनी भी पुस्तकें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार याद कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला का डिजाइन किसने किया था? जब बंगाल में आंदोलन चल रहा था तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन, तो उसमें जो तिरंगा झंडा था उसका डिजाइन किसने किया था? उसका बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा तो करें स्वदेशी आंदोलन के दौरान, तो याद रहे यहाँ तो स्वदेशी, ठीक है, यहाँ स्वदेशी ही भरा जाएगा। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या किया गया था? लाल लाल हरा और पीला डिजाइन किया गया था, तो याद रखेंगे लाल हरा और पीला। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? मुख्य विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है, ये बताना है। तो चलते हैं एक भारतीय संविधान के बारे में, हम यहाँ पर पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है? अर्ध संघीय संरचना, ये मुख्य विशेषता है। प्रतिबद्ध न्याय तंत्र, कह रहे हैं प्रतिबद्ध जो न्याय तंत्र है ये आपका मुख्य विशेषता नहीं है। तो प्रतिबद्ध न्याय तंत्र हमारे देश की ये क्या है? मुख्य विशेषता। भारत एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, ना कि भारत में प्रतिबद्ध न्याय की व्यवस्था की गई, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। शक्तियों का वितरण किया गया राज्यों और संघों में। निम्नलिखित संविधान, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, हमारा लिखित संविधान है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा, और संविधान की सर्वोच्चता है, ये याद रख लेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है। अर्धसंघीय संरचना है, भारत क्या है? अर्धसंघीय संरचना है, तो ये भी आपका सही है। सिर्फ प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है, स्वतंत्र न्यायतंत्र है। ठीक है, न्यायपालिका हमारा है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पर क्या कर रहा है? ये जो हमारा संविधान की विशेषताएं हैं, एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो ताकि आपको क्या हो, यहाँ पर पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो एक बार हम पहले ऊपर का ले लेते हैं ओवरव्यू, ताकि आपको दिखे। कुछ बच्चे कह रहे थे कमेंट बॉक्स जरूर, कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, आपका कमेंट हम जरूर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। एक मिनट, देखिए अब यहाँ पर देखते हैं, भारत का संविधान लागू कब हुआ? 1950 को लागू हुआ। अनुच्छेद उस समय कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में लगभग 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो देखिए आगे पीछे हो सकता है, इसको ये वाला याद कर लीजिए। 395, 22, 8। ठीक है, अब देखिए प्रेड़ा ब्रिटेन, संसद के 3 अंग, लोकसभा है, एक उच्च सदन है, लोकसभा उच्च सदन, और एक क्या है? राष्ट्रपति। तो 3 अंग होते हैं संसद के, तो पता ही होगा। वास्तविक प्रमुख पीएम होते हैं। अमेरिका का अध्यक्षीय प्रणाली है, तो वास्तविक प्रमुख यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है। अब देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिक प्रणाली है। सर्वोच्च न्यायालय है, इसके बाद देखिए ऊपर सर्वोच्च न्यायालय पड़ जाता है, उसके बीच में उच्च न्यायालय और नीचे आपका निचली अदालतें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब आती हैं। त्रिस्तरीय शासन में आपका केंद्र आता है, राज्य आता है और स्थानीय स्वशासन आता है। विश्व का एकमात्र देश भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन है। पंचायती राज भाग 9 अनुसूची 11। ठीक है, भाग 9 अनुसूची 11। न्याय नगर पालिका भाग 9A अनुसूची 12। ठीक है, अब देखिए भाग 9 पंचायत की बात करता है, अनुसूची 9 11। ठीक है, 9 11 9 11 भाग 9 अनुसूची 11। नगर पालिका भाग 9A अनुसूची 12। ठीक है, स्वतंत्र निकाय कौन सा है हमारे यहाँ? स्वतंत्र निकाय निर्वाचन आयोग स्वतंत्र निकाय है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो कैग है, ये स्वतंत्र निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी एक स्वतंत्र निकाय है। राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी एक स्वतंत्र निकाय है। अब देखिए वयस्क मताधिकार, अनुच्छेद 326, एक व्यक्ति एक मत
ठीक है, एक व्यक्ति एक मत, लेकिन उसकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। 61वां संविधान संशोधन 1988 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। तो ये याद रख लेंगे, जो 61वां संविधान संशोधन था 1988 में, 1988 याद रख लेंगे, वो 18 कर दिया गया। 18 8 8 यहाँ था, तो ये भी 8 कर दिए। ठीक है, तो याद रख लेंगे 18 कर दिया। एकल नागरिकता भारत के सभी केंद्र, अब मतलब सभी राज्यों में यहाँ पर क्या है, भारत के सभी केंद्र और उस केंद्र शासित प्रदेश में एक एक नागरिकता 56 से 11 तक की बात करता है। तो याद वो 5 से 11 तक की नागरिकता, क्या आर्टिकल 5 से 11 तक की बात करता है। तो याद रख लेंगे क्या है, 5 से 11 तक की एक नागरिकता। दोहरी नागरिकता संघ और राज्य की, अमेरिका में क्या है, एक न्यूयॉर्क की अलग नागरिकता है और अमेरिका की अलग। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम, इतना तो आपका रिवीजन हो गया। इधर रिवीजन हम करते हैं, देखते हैं। यहाँ रिवीजन मैंने क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा स्रोत भारत सरकार का अधिनियम 1935, सबसे ज्यादा यहीं से लिया गया है जो संविधान बनाया गया है। राजनीतिक भाग ब्रिटेन संघीय सरकार। दार्शनिक भाग में अगर हम देखते हैं, राजनीतिक भाग ब्रिटेन का संघीय सरकार से लिया गया। ठीक है, अब देखिए, दार्शनिक भाग डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया। फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यूएस से, अमेरिका से लिया गया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए, इसी में सब कुछ रिवीजन हो जा रहा है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक विशेषता फ्रांस से लिया गया है। तो याद रखेंगे, गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से। अन्य प्रावधान जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस से भी अन्य प्रावधान लिया गया है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कठोर विशेष प्रक्रिया अमेरिकी लचीला सामान्य प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान। कठोर है अमेरिका की तरह, लचीला है ब्रिटेन की तरह। दोनों मिश्रित क्या है, भारतीय संविधान जब बन जाते हैं, दोनों का मिक्सर क्या बन जाता है, भारत का संविधान बन जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कहना क्या चाह रहा है, यहाँ कहना क्या चाह रहा है कि 2/3 बहुमत से। अब देखिए, विशेष बहुमत पल राज्यों के कम से कम क्या है, देखिए, भारतीय संविधान संशोधन के 3 तरीके होते हैं, मतलब हमारा संविधान 3 प्रकार के संशोधन। जब साधारण बहुमत होता है तो दोनों सदनों में 50% से अधिक जो वोट दे देंगे पारित हो जाता है। विशेष बहुमत सदन के 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ता है। विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति, ये बहुत जरूरी होता है। कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा मंजूरी होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा मंजूरी होनी चाहिए, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, ये सब क्या है, ये करना चाहिए। ठीक है, आधे राज्यों, तो इसके बाद क्या होता है, ये विशेष बहुमत भी, ये भी इतना चाहिए, ये भी इतना चाहिए। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपात घोषणा कौन करता है, आपात उपबंध इमरजेंसी की राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 352 क्या कहता है, युद्ध तथा बाह्य आक्रमण के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 356 क्या कहता है, संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर राज्यों में 356, तो 56 क्या होता है, राज्यों में लगता है। ठीक है, राज्यपाल उसका हो जाता है ना, हेड हो जाता है। 360 वित्तीय संकट के समय, वित्तीय, अब जब पैसे उसे कमी होती है, तो ये 360 अभी लगा नहीं है। ठीक है, तो 360 हो गया। कह तक अब यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान का अर्ध संघीय, केसी व्हीलर के अनुसार, केसी व्हीलर के अनुसार, ठीक है, संघीय एकात्मक अर्ध संघीय। ठीक है, संघीय राज्यों व केंद्र के राज्य व केंद्र की अलग सरकार, शक्तियां संविधान व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकात्मक एक सशक्त सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, एआईएस, आईपीएस और आईपीएस की नियुक्ति। तो ये एकात्मकता होगी। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो इतना आपको क्या करना है, इतना आपको याद कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर इसको पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका क्या है, रिवीजन हो ही जाता है। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीजें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे हैं भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, क्या रहे, क्या कह रहे हैं, भारतीय संविधान की स्वतंत्रता हो गया है, यहाँ पर समानता हो गया है और बंधुत्व।
का आदर्श कहाँ से लिया गया है? तो बताइए इसके आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो ये फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है? अब देखिए न्याय का क्या कहा, न्याय प्रेरणा रूसी क्रांति तीन प्रकार के होते हैं। न्याय की प्रेरणा कहाँ से लिया गया? रूसी क्रांति से। एक सामाजिक न्याय होता है, एक आर्थिक न्याय होता है, एक राजनैतिक न्याय होता है। तो तीन न्याय याद रखें। स्वतंत्रता 19 से 22 तक फ्रांस की क्रांति से, यहाँ लिखा गया ना फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय। अब देखिए यहाँ सब कुछ आपको डिटेल में बताया गया है। न्याय कितने प्रकार के? 3। तो न्याय में 3 अक्षर होते हैं, तो ये याद रख लेंगे। स्वतंत्रता में 1 2 3 4 5, 5 6 होते हैं लेकिन 5 ही याद रखें। 5 अक्षर होते हैं तो 5। समानता, फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता, ये देखिए ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यहाँ देखिए प्रतिष्ठा एक हो गया और अवसर दूसरा हो गया, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता यहाँ पर 2। तो समानता कितना हो गया? 2। बंधुत्व 51 1 फ्रांस की संविधान। तो स्वतंत्रता जो 5 था, समानता जो 2 था, बंधुत्व आपका प्रत्येक व्यक्ति समान और देश की एकता और अखंडता एक, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति समान और देश की एकता और अखंडता, ठीक है। तो इसकी बंधुत्ता हो गया। तो फ्रांस की क्रांति से बंधुत्ता लिया गया 51 1, ठीक है। समानता क्या है? फ्रांस की क्रांति से 2 होता है, 14 से 18। समानता हो गया 1922। स्वतंत्रता हो गया न्याय की रूसी क्रांति से। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता लिया गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। ये कभी कभी ऐसे पूछता है कि न्याय 3, स्वतंत्रता 5, बंधुत्व आपका 4, ये समानता आपका 2, समानता आपका 2, ये 1, 3 5 2 1, ठीक है। ये कभी कभी पूछ लेता। तो यहाँ कहाँ से? फ्रांसीसी क्रांति। सब देख लीजिए कौन कहाँ से, 2 ही तो, फ्रांस और ये रूस से लिया गया नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रखी गई है। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंतर्गत क्या रखा गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किसके अंतर्गत रखा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तंत्र। जो आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 40 क्या कहता है? तो आर्टिकल 40 पंचायती राज व्यवस्था बताया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 40, ठीक है। अब ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान के भाग 4, ठीक है। तो भाग कौन सा है? तो भाग 4 नीति निर्देश, डीपीएसपी, डीपीएसपी 4 अक्षर है ना, तो 4, भाग 4 याद रख लेंगे। अब देखिए अगर हम परिभाषा पूछते हैं कि पंचायत से संबंधित परिभाषा कितना है, तो आर्टिकल 243, रिवीजन करिए, 243, ठीक है। तो 243 याद रख लेंगे। अनुच्छेद 243 ए क्या कहलाता है? ग्राम सभा की बात करता है। 243 ए ग्राम सभा, ठीक, ग्राम सभा ए। गठन क्या कहता है? 243 बी। तो याद रख लेंगे अनुच्छेद 243 बी, पंचायतों का गठन। सी क्या कहता है? संरचना, सी से संरचना और सी से संरचना, और अनुच्छेद 243 सी, सी से संरचना, ठीक है। आरक्षण क्या? डी, अनुच्छेद 243 डी। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 243 डी क्या कहलाता है? तो अनुच्छेद स्थानों का आरक्षण, ठीक है। ई क्या कहलाता? पंचायतों की अवधि कहलाता है। तो याद रख लेंगे पंचायतों की अवधि क्या कहलाता है? ये अनुच्छेद 243 ई। डी आरक्षण हो गया, ई आपका अवधि हो गया। निहरताएं, अनुच्छेद 243 एफ की संसद की क्या है? निहरताएं हैं, क्या है यहाँ पर? ये, ठीक है। तो 243 एफ, ठीक है, निहरताएं। 243 जी पंचायतों की शक्तियां और अधिकार और उत्तरदायित्व, तो ये 243 जी कहलाता है। पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां 243 एच कहलाता है। अधिरोपित, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की जो कर होता है, टैक्स होता है, उसको कितना कहाँ कहाँ लागू करना है। आई क्या कहते हैं? वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। तो आई क्या कहता है? वित्त आयोग का गठन करता है। पंचायतों के लेखाकों की संपरीक्षा विधानमंडल द्वारा 243 जे कहलाता है।
के कहलाता है पंचायतों का के लिए निर्वाचन क्या कहलाता है के। तो अनुच्छेद 243 के 243 के क्या कहलाता है, ये पंचायतों के लिए निर्वाचन कहलाता है। संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना अनुच्छेद 243 एल कहलाता है। संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना 43 एल। एम क्या कहलाता, इस भाग में कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना 43 एम कहलाता है। ठीक है। एन क्या कहलाता है, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना 243 एन। ओ क्या कहलाता है, निर्वाचन संबंधी मामलों के न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन कहा गया है कि ओ में कोई भी निर्वाचन संबंधी मामले वहां नहीं जा सकता, कहां पर, न्यायालयों में। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। तो इतना आपको याद करना है, इसको बार बार रिवीजन करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित कह रहे हैं कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है। तो कौन सा सिद्धांत जो है सही ढंग से मेल खाता है, ये बताना है। तो कौन सा सिद्धांत सही, तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत है, तो ज्वारीय हाइपोथेसिस। इसको किसने किया, जीन्स और हेरोल्ड जेफरी ने। जेम्स और हेरोल्ड जेफरी, जो ज्वारीय हाइपोथेसिस है इसका, ठीक है, इसको उत्पत्ति को बताया। तो जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरे। नेबुलर परिक्रमा, ये किसके, मतलब आर्किमिडीज ने नहीं बताया था, ये पियरे, एक पियरे थे, पियरे साइमन डी लाप्लास, साइमन डी लाप्लास, लाप्लास। गैसीय हाइपोथेसिस किसने बताया था, तो गैसीय हाइपोथेसिस किसने बनाया था, इमैनुअल। ठीक है, इमैनुअल स्वेडेन। ठीक है, स्वेडेन बर्ग व इमैनुएल। ठीक है, इमैनुएल कांट। ठीक है, ये इन्होंने बताया था। ठीक है, अब देखिए ग्राह्य हाइपोथेसिस किसने, ग्राह्य हाइपोथेसिस, ये गैसीय हो गया, हाँ ग्राह्य, ये ग्राह्य किसने बताया था, ये थॉमस, क्या याद रख लेंगे, थॉमस सी चेम्बरलिन। ठीक है, चेम्बरलिन। ठीक है, और फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट आर मोल्टन। ठीक है, फॉरेस्ट आर मोल्टन, इनके बारे में। गैसीय थॉमस सी चैम्बरलिन, और चैम्बर में क्या भरा रहता है, गैस। ठीक है, तो ये ग्रहीय, ग्रहीय का क्या है, गैसीय आपको इमेनुअल सेडनबर्ग और इमेनुअल कांट। ठीक है, इमेनुअल कांट, तो कांट ये याद रखेंगे, ग्रहीय तो चैम्बर याद रखेंगे, ग्रह चैम्बर। फॉरेस्ट आर मोल्टन। ठीक है, फॉरेस्ट आर मोल्टन। ठीक है, ग्रह में, तो फॉरेस्ट में ही ग्रह होते हैं ना, ऐसे याद कर लीजिए। ज्वारीय, जेम्स जीन्स एंड हेराल्ड जेफरी। ठीक है, तो यही आपका सही है। पियरे साइमन और नेबुलर परिक्रमा, पियरे साइमन और डी लाप्लास। ठीक है, नेबुलर पियरे साइमन, गैसीय इनोना सेडवेल एंड एमुलकांड, गैरीय का आपका मोल्टन एंड चेम्बरलिन। चेम्बरलिन याद रखिए, मोल्टन याद रखिए, बस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये बता, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ये याद रखेंगे, माजुली। माजुली नदी द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब देखिए यह क्या है, माजुली नदी द्वीप क्या, ब्रह्मपुत्र नदी है उसी पर यह है। तो याद रख लेंगे, उत्तर में ऐसा देखिए, ये क्या है, ये आपका माजुली द्वीप है। ठीक है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी बह रही थी, ये थोड़ा इधर चली गई, थोड़ा इधर चली गई। ठीक है, और फिर ये आके मिल गई, तो ये जब ब्रह्मपुत्र नदी, ये पूरा द्वीप बन गया। ठीक है, तो ये क्या है, माजुली। ठीक है, इसे अभी हाल ही में जिला घोषित किया गया है, 880 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। निम्न सर्वप्रथम किसने गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, किन्होंने सर्वप्रथम डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है, ये बताना है। बताइए किन्होंने सर्वप्रथम डीप इकोलॉजी का प्रयोग किया है, तो किसने किया है, अर्नीस नेस ने किया है। तो नेस ने याद रख लेंगे। डीप इकोलॉजी, जब आप में क्या किया जाए, डीप गहन पारिस्थितिकी, जब कोई आपको ये सुई लगाई जाती है तो क्या होता है, नसों में डीप में जाया जाता है। तो याद रखें, नसों के डीप में, तो याद रखें, ऐसे याद रखें, गहन पारिस्थितिकी, नस में सुई,
डीप में जाती है। तो याद रखेंगे अर्नीजनियस, अर्नीजनेस, ठीक है, नसों में सुई डीप में जाती है, ऐसे याद करेंगे ताकि याद रहे, ठीक है। कोई भी देखिए कुछ जल्दी तुरंत ही बना दिया जाता है, तो आप वो को वैसे ही मतलब याद करना, अगर मैं नहीं कहता हूँ कि हमें याद ही कर लीजिए, अगर याद नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए, खुद वैसे ही याद कर लीजिए बिना किसी ट्रिक के, ठीक है, ताकि याद रहे। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको याद रहे, बस, ठीक है, याद रहे, उससे मतलब कोई दिक्कत नहीं, कैसे ही आपका याद करें, ठीक है, कोई वो नहीं फर्क पड़ता कि आप कैसे याद कर रहे हैं, कैसे नहीं याद कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसमें, ये आपका कौन सा सवाल है, इकोलॉजी से, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का सवाल है, तो कुछ इकोलॉजी एनवायरनमेंट से हम फैक्ट देख लेते हैं। हम कहते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित हुआ, ठीक है, 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। अगर मैं कहूँ कि पर्यावरण वन मंत्रालय कब सृजन हुआ, मतलब इस मंत्रालय का सृजन कब हुआ, किसका, जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ठीक है, वन मंत्रालय, इसका सृजन कब हुआ था, तो इसका सृजन आपका ये 1985 में हुआ था, और ये 86 में क्या हुआ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, ये याद रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये इसी समय पारित हुआ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत याद कर लीजिए, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, और पर्यावरण वन मंत्रालय कब फॉर्म हुआ, 1985 में फॉर्म हुआ, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अच्छा, एक चीज ये बताइए, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, प्रथम राष्ट्रीय, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका लेखपाल में। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1894 में आई थी, अपनाई गई थी, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति। हम कह रहे हैं द्वितीय कब आई थी, द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति, द्वितीय स्वतंत्रता के बाद पहली बार आया था, कब आया था, 1952 में आया था, तो आपका 47 में स्वतंत्र हुआ, और ये 52 में आ गया था। तो स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति क्या है, द्वितीय वन नीति इसको बोला जाता है, 1952 में आया था द्वितीय वन नीति। तृतीय वन नीति कब आया था, तृतीय वन नीति, तो तृतीय वन नीति 1988 में आया था, जो वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान में प्रभावी है, ठीक है, वर्तमान में आपका ये प्रभावी है। तो 1894 में प्रथम वन नीति आई थी, द्वितीय वन नीति 1952 में आई थी, तृतीय वन नीति 1988 में आई थी, 1988 में तृतीय वन नीति आई थी, ये याद रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और याद रख लेंगे, एनजीटी इसका गठन कब हुआ था, 18 अक्टूबर 2010 में इसका गठन हुआ था। एनजीटी का क्या है, 18 अक्टूबर 2010 को इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, ठीक है, याद रख लेंगे, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो डीडीटी एक है, डीडीटी एक क्या है ये बताना है, जैव है कि अजैव हो, मतलब जैव मतलब बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ये क्या है, डीडीटी एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसका प्रयोग कृषि में कीटनाशक के रूप में किया जाता था, लेकिन क्या हुआ था, इससे मनुष्य के उस पर बहुत प्रभाव पड़ा, या जो पशु पक्षी होते हैं उन पर बहुत गलत प्रभाव पड़ा, इसीलिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है, इसको प्रतिबंधित कर दिया, कब, 1972 में डीडीटी का प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, बी वाला आंसर होगा। नहीं, देखते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, पॉल्यूटेंट। करें, निम्न में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है, करें कौन से ऐसा जीव समूह है जिसकी सबसे अधिक जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, वो मतलब कहीं भी उग सकता है, मिट्टी हुआ, पानी हुआ, हवा हुआ, कहीं भी ये उग सकता है। तो ये याद रखेंगे, कवक होता है, कवक जो आपका फंगस होता है, इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या, ये हवा में, देखिए, ये हवा में, जल में, मिट्टी में, ठीक है, जंतु व पौधों पर भी पाए जाते हैं, या कोई कोई जंतु जो होता है उस पर ये उग जाते हैं, ठीक है, जो ये कई जंतु होते हैं, कवक उस पर भी उग जाते हैं, आप, ठीक है, उनको हटाना पड़ता है।
तो कवक उन पर भी उग जाते हैं और आपका क्या है, पौधों पर भी उगते हैं। आप देखते हैं पेड़ पौधे रहते हैं, नीचे कवक उगे रहते हैं, कवक ये। तो सबसे ज्यादा जैव विविधता किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा जैव विविधता आपकी कवक की होती है, फंगस की होती है, याद रख लेंगे। ठीक है, हर जगह ये उगना जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? करें ग्रीन हाउस मतलब ग्रीन हाउस गैस से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, ये बताना है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। जब भी ग्रीन हाउस गैस ज्यादा होता है तो वायुमंडल में क्या होता है, ये आपका वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब गर्मी जब बढ़ जाती है तो ये मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। और क्या, ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस में मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाएगी। अच्छा बताइए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो याद रख लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस होती है। दूसरा क्या याद रख लेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड, याद रख लेंगे नाइट्रस ऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस होती है। तीसरा क्या याद रख लेंगे, मीथेन, तो मीथेन आपका ग्रीन हाउस गैस होती है। मीथेन के बाद आपका क्लोरो, याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन आपका ग्रीन हाउस गैस होती है। जल वाष्प, तो जल वाष्प आपका ग्रीन हाउस गैस होती है। आपका ओजोन आपका ग्रीन हाउस गैस होती है। इतना तो याद है, नाइट्रस ऑक्साइड याद रख लेंगे और सब तो याद ही होगा। नाइट्रस ऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कह रहे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? देखिए उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड जिले में 7 जिले आते हैं, तो वो 7 जिले कौन से हैं? तो याद रखें यहाँ पर कौन सा जिला दिया है, तो यहाँ पर तो सी वाला आंसर होगा। तो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, नीचे वाला एरिया, ठीक है, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, मैं आपको मैप दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैप, मैप में आपको 7 जिले दिखेंगे जो आपका क्या है, ये बुंदेलखंड एरिया में आता है। तो एक पहला याद रखेंगे ललितपुर, दूसरा याद रख लेंगे झांसी, तीसरा आपको याद रखेंगे जालौन, चौथा याद रख लेंगे हमीरपुर, पांचवा याद रखेंगे महोबा, छठवां याद रख लेंगे बांदा, और ठीक है बांदा, सातवां आप याद रख लेंगे चित्रकूट। तो ये आपका जिले हैं, 7 जिले जो बुंदेलखंड एरिया में आते हैं। कौन सा? ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, महोबा हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट। ये याद रख लेंगे। ये जब बुंदेलखंड की बात आए कि बुंदेलखंड में सूखा पड़ गया, बुंदेलखंड में बारिश हुई, तो ये सातों जिले आएंगे साथ में। ठीक है, कौन कौन सा, यहाँ पर फिर से याद रख लेंगे। यहाँ पर क्या है, ये याद रख लेंगे। यहाँ से कहाँ से शुरू करेंगे, चित्रकूट से शुरू करिए, बांदा चलिए, बांदा से हमीरपुर, हमीरपुर से महोबा, झांसी घूम आइए, झांसी से जालौन भी चले जाइए, फिर ललितपुर। ठीक है, तो ललितपुर से घूमिए, जालौन, झांसी जाइए, झांसी से जालौन, हमीरपुर जाइए, महोबा जाइए, बांदा जाइए, चित्रकूट। ठीक है, ये ऐसे, ये 7 इधर हो गया, 7 यहाँ भी क्या होता है, 7 नेपाल से। पीलीभीत आपका नेपाल से शेयर करता है एक। ये आपका लखीमपुर खीरी, आपका लखीमपुर खीरी से बहराइच याद रख लेंगे, बहराइच याद रखेंगे, श्रावस्ती याद रखेंगे, बलरामपुर याद रख लेंगे, और ये क्या है, ये आपका सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर हो गया। सिद्धार्थ नगर के बाद आपका महाराजगंज। तो कितना होगा, एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये सातों क्या हैं आपका नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सातों नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, और क्या है, महाराजगंज। सिद्धार्थ की राजधानी नौगढ़। ठीक है, तो याद रखेंगे सिद्धार्थनगर की नौगढ़। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कहें किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा किसका है? तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किसका है? ये दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है। तो याद रखेंगे किसका है, दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये क्या है, दुधवा, ये क्या है, लखीमपुर जिले में है। तो याद रखें लखीमपुर, यह अभ्यारण्य 1972 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे 1972 में। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है, दुधवा तो आपका यहीं पे है। ठीक है, तो याद रखेंगे
कार्बेट कहाँ पे है? तो कार्बेट क्या है ना, कार्बेट ये उत्तराखंड में है। कार्बेट कहाँ है? कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इतना ये याद रखेंगे। चलते हैं देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस क्या है। कह रहे हैं जो बस होता है वो क्या होता है। बस क्या होता है? एक संचार प्रणाली होती है, संचार प्रणाली बस होती है। ये काम क्या करता है? तो याद रख लेंगे इसका काम क्या होता है, बताइए। तो ये जो कंप्यूटर के विभिन्न घटक होते हैं, आप कंप्यूटर के विभिन्न घटक कौन कौन से होते हैं, चाहे आपका सीपीयू हुआ, चाहे आपका मेमोरी हुआ, ठीक है, चाहे आपका स्टोरेज हुआ, ठीक है, स्टोरेज हुआ, ठीक है, स्टोरेज के बाद आपका इनपुट हुआ, इनपुट चाहे हुआ चाहे आउटपुट हुआ, ठीक है। इसका क्या होता है, इसके बीच सीपीयू मेमोरी स्टोरेज इनपुट आउटपुट के बीच जो आपका डेटा होता है, क्या होता है, जो आपका डेटा होता है, ठीक है, चाहे डेटा हुआ, चाहे एड्रेस हुआ, ठीक है, चाहे एड्रेस हुआ, चाहे सिग्नल हुआ, ठीक है, चाहे सिग्नल हुआ, चाहे पावर हुआ, ठीक है, तो चाहे पावर हुआ, इन सब को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो सीपीयू मेमोरी स्टोरेज इनपुट आउटपुट के बीच डाटा एड्रेस सिग्नल पावर को ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बस होता है। तो बस तारों का एक समूह होता है, बस तारों का एक बंडल जो विभिन्न घटकों के बीच सिग्नल और पावर ले जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, विभिन्न घटकों के बीच सिग्नल और पावर डाटा एड्रेस ये सब कुछ ले जाता है, तो बस होता है। बस का मतलब क्या होता है, सभी जैसे बस में नहीं बैठते हैं, ले जाता है एक जगह दूसरे, वही यहाँ भी होता है काम, ठीक है। तो बस क्या होता है, यही काम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निष्पादन प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। ठीक है, निष्पादन मतलब जो प्रोसेस कहते हैं, हम नहीं कहते हैं कि प्रोसेस हो गया, ठीक है, जैसे कोई चीज़ हम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई फाइल भेज रहे हैं, नहीं जा रहा है, तो प्रोसेस होना, प्रोसेस में समय लगता है ना, तो वो प्रोसेस होता है। तो प्रोग्राम जब चलाया जाता है तो उसका निष्पादन हो जाता है हिंदी में, तो वो प्रोसेस कहलाता है। तो याद रख लेंगे वो क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में नींबू कहाँ उगाया जाता है, तो एक एरिया है सहारनपुर। सहारनपुर और मेरठ जो होता है, यहाँ पर नींबू बहुत बड़े पैमाने पर उगाया। सहारनपुर मेरठ में नींबू बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। शुद्ध देसी घी, ठीक है, देसी घी बहुत बार पूछता है, देसी घी, देसी घी कहाँ होता है, तो आपका ये औरैया में, औरैया में देसी घी होता है। तो याद रख लेंगे क्या है, देसी घी औरैया में, ठीक है, ये याद रख लेंगे, कई बार पूछा गया है। नहीं, देखते हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टिकोण से कौन सा व्यापक उद्योग है। करें उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से कौन सा व्यापक उद्योग है, ये बताना है। तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में हथकरघा, हैंडलूम, जो हैंडलूम है वो बहुत व्यापक पैमाने पर किया जाता है। हैंडलूम जैसे आपका केंद्र कहाँ है, तो मेरठ याद रख लेंगे, यहाँ पर टांडा याद रख लेंगे, टांडा अम्बेडकर नगर में पड़ता है। गोरखपुर याद रखेंगे, गोरखपुर में हैंडलूम। बाराबंकी, बाराबंकी में हैंडलूम याद रखिए। इटावा में आपका हैंडलूम, ठीक, अमरोहा में, अमरोहा में आपका हैंडलूम पड़ेगा। अमरोहा आपका मऊ हो गया। मुबारकपुर, ठीक है, मुबारकपुर वाराणसी, ठीक है, तो ये सब आपका हैंडलूम है। तो उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से सबसे व्यापक उद्योग, रोजगार सबसे ज्यादा देता है, तो हैंडलूम होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सा छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी और सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो कौन सा ऐसा छोटा सा शहर है, तो उस छोटे सा शहर का नाम है चुनार। चुनार जो है अपनी लाल मिट्टी और सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। बरेली बहुत बार पूछा जाता है, बरेली, तो बरेली क्या है, सूरमा के लिए प्रसिद्ध। एक बार क्वेश्चन आया था कि बरेली किसके लिए प्रसिद्ध, अमीन में शायद क्वेश्चन आया था कभी। सूरमा के लिए क्या है, बरेली है। तो याद रख लेंगे बरेली क्या है, सूरमा, ठीक है। किस नदी के तट पर है बरेली, तो राम गंगा, राम गंगा नदी के तट पर ये पड़ता है। तो राम गंगा नदी के तट पर बरेली पड़ता है। फिरोजाबाद क्या है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखें। मेरठ क्या है, खेल के सामान के लिए। अगर खेल का सामान अगर पूछे कि किसके लिए, तो मेरठ प्रसिद्ध है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें विंध्य प्रांत में मिर्जापुर प्रसिद्ध है अपने उपक्रमों के लिए। मिर्जापुर किसके लिए? तो सीमेंट कारखाने यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, यहाँ पर रॉ मटेरियल मिल जाता है। तो याद रख लेंगे सीमेंट के लिए मिर्जापुर, ठीक है। मिर्जापुर में कई प्रसिद्ध स्थल है, जैसे विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल बहुत लोग दर्शन करने जाते होंगे, विंध्याचल प्रसिद्ध है। अष्टभुजी, अष्टभुजी जाइए, ठीक, अच्छा एरिया है, ठीक है। अष्टभुजी हो गया, काली खो हो गया, काली खो, ठीक है, काली खो, ये सब क्या है, बहुत प्रसिद्ध एरिया है, तो याद रख लेंगे मिर्जापुर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट करें, अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ पहले ये तो याद रखेंगे। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी के बीच द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चला था, ठीक है। और अलीगढ़ की लड़ाई कब हुई? 1803 में, अक्टूबर 1803, सॉरी, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर नहीं, सितंबर 1803 में। देखिए कितना डीप में क्वेश्चन पूछा गया है। सितंबर 1803 में अलीगढ़ की लड़ाई हुई, ठीक है। तो सितंबर 1803 में अलीगढ़ की लड़ाई हुई, ये याद रखेंगे। क्या है? सितंबर 1803 में, ठीक है, ये याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर हम कहते हैं कि ये कब हुआ। देखिए आंग्ल मराठा युद्ध ये तो द्वितीय था, आने वाले दो और कौन से? तो देखिए ये तो कौन सा था? सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध। फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध याद रखना, फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? ये 1775 से 1782 ईस्वी में। कौन गवर्नर था? ये था वारेन हेस्टिंग, तो याद रख लेंगे वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। ये क्या था? वारेन हेस्टिंग। इस समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। फिर सेकंड तो ये हो गया 1803 से 1806। इस समय कौन था? लॉर्ड बेलेजली, ठीक है, बेलेजली, जो सहायक संधि, ठीक है, सहायक संधि बेलेजली। इसके बाद आपका थर्ड, ठीक है, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। हम आंग्ल मराठा युद्ध बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड वाला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1817 से 1818 में। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग था। तो 1775 से 1700 आपका 82 तक यहाँ पर प्रथम था, ठीक है। 1803 से 1806 तक इसका द्वितीय था, तो ये याद रख लेंगे, ठीक है। कौन किस समय? लॉर्ड हेस्टिंग इस समय था, वारेन हेस्टिंग इस समय था, और यहाँ पर लॉर्ड बेलेजली था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कहलाता है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्म स्थान है? उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्म स्थान है? तो उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर रविदास का जन्म स्थान है, याद रखेंगे रविदास का जन्म स्थान है, ठीक है। तो याद रखेंगे रविदास का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा? अब देखिए काशी को भारत का एथेंस किसने कहा था? तो उनका नाम बताइए, क्या हो सकता है? उनका नाम है, आप देखिए बताया भी करिए, ठीक है, वर्नियर, ठीक है। तो याद रखेंगे उनका नाम क्या था? वर्नियर। इन्होंने भारत का अब देखिए वर्नियर क्या था? एक फ्रांसीसी, याद रखेंगे, फ्रांसीसी चिकित्सक था, फ्रांसीसी चिकित्सक था, ठीक है, चिकित्सक था, फ्रांसीसी चिकित्सक था। और यह मुगल राजकुमार दारा सिकोह के लिए चिकित्सक के रूप में काम करता, मतलब डॉक्टर के रूप में काम करता था। किसके लिए? मुगल राजकुमार, ठीक है, दारा सिकोह, ठीक है, दारा सिकोह के लिए क्या किया था? ये चिकित्सक के रूप में काम करता था। फ्रांसीसी चिकित्सक था, मुगल राजकुमार दारा सिकोह के लिए काम करता था, ठीक है, ये याद रख लेंगे। वर्नियर फ्रांसीसी चिकित्सक था, ये याद रखिए। इन्होंने भारत का एथेंस कहा था काशी को, ठीक है, काशी को भारत का एथेंस इसने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, इखलाक खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? इखलाक खान का वो रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बदायूं में है, ठीक है। तो याद रख लेंगे उत्तर प्रदेश का बदायूं में है। तो इखलाक खान की जो बेगम थी सौहर ने अपने सौहर की याद में इसको मकबरे का निर्माण करवाया था।
जिसे इखलाक खां के रोजा के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ है, जो बदायूं के बच्चे होंगे उनको पता होगा, इखलाक खां का रोजा का मकबरा। इस मकबरे का निर्माण कब कराया गया था? 1094 में हिजरी में, ठीक है, हिजरी में। सन किसमें या 1690 में, ठीक है, 1690 में इसका निर्माण करवाया गया था, हिजरी 1094 में। और अगर 1690 ईस्वी में। इस मकबरे की लंबाई कितनी है? तो लंबाई याद रख लेंगे, 152 फुट की लंबाई है। चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई याद रख लेंगे 150 फुट, ठीक है, चौड़ाई 150 फुट, लंबाई 152 फुट है, ठीक, काफी बड़ा है, ठीक है। तो बदायूं में इखलाक खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में है, बदायूं में है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में देवी सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर का क्या नाम है? ठीक है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में देवी सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है? तो ललितपुर में क्या है? तो नीचे ललितपुर है ना, तो ललितपुर में क्या है? नरसिंह मंदिर देवगढ़ का किला। तो याद रख लेंगे, नरसिंह मंदिर देवगढ़ का किला, ठीक है। अब देखिए, देवगढ़ के किले में 31 जैन मंदिरों के अलावा, देवगढ़ का किला जो है इसमें 31 जैन मंदिर हैं, जैन मंदिर, 31 जैन मंदिर के अलावा हिंदू मंदिर भी है, ठीक है, हिंदू मंदिर, ठीक है, हिंदू मंदिर है, ठीक है। जिसमें से नरसिंह मंदिर का निर्माण बुंदेल राजा देवी सिंह ने करवाया था। तो नरसिंह मंदिर जो उसमें है, उसका निर्माण किसने करवाया था? बुंदेल राजा देवी सिंह ने, ठीक है, देवी सिंह बुंदेला, ठीक, इन्होंने ही करवाया था, ठीक है। तो याद रख लेंगे, इन्होंने ही करवाया था। अच्छा, दशावतार मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो ये गुप्त काल में हुआ था, दशावतार मंदिर का, ठीक है। तो यही थे, नरसिंह मंदिर देवगढ़ का किला देवी सिंह बुंदेला ने करवाया था। सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित हैं? ठीक है, ये बताइए। तो मथुरा के पास जो मठ के पास एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं। कुषाण शासकों की, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? याद रखेंगे, संस्थापक कौन था कुषाण वंश का? तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल, क्या था? कुजुल कड फिसेस था, ठीक है, कुडुल कड फिसेस था कुषाण वंश का संस्थापक। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इस प्रतापी राजा, याद रखेंगे, प्रतापी राजा इस वंश का सबसे कौन था? तो ये प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। याद रखें, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था, ठीक है। कुषाणों की प्रथम राजधानी क्या थी? तो प्रथम राजधानी क्या थी? तो प्रथम राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, ठीक है, या पेशावर, याद रख, पेशावर या पुरुषपुर, ठीक है। दूसरी राजधानी क्या थी? दूसरी राजधानी आपका मथुरा थी, ठीक है, मथुरा। पुरुषपुर पहली राजधानी, दूसरा मथुरा था, ठीक है। पर प्रतापी राजा कनिष्क था। संस्थापक कुजुल कडफिसेस इसका संस्थापक था, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था, ठीक है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कहना, कौन सा सुमेलित नहीं है? देवा, यहाँ पर क्या याद रख लेंगे, थोड़ा सा जूम करते हैं। कह रहे हैं कि निम्न कौन सा? देवा बाराबंकी लिखा, आल्हा महोबा लिखा, कर्मा मथुरा लिखा, कजरी मिर्जापुर लिखा गया है। तो यहाँ पर देवा बाराबंकी में, ठीक है, तो देवा बाराबंकी में, आल्हा महोबा, कजरी मिर्जापुर, लेकिन कर्मा जब आपका है मथुरा में नहीं, कर्मा आपका सोनभद्र आता है, सोनभद्र या मिर्जापुर। तो सोनभद्र में कर्मा, तो कर्म करेंगे सोना मिलेगा, ऐसे याद रखेंगे, कर्म करेंगे सोना मिले, आल्हा महोबा याद रखेंगे, कजरी मिर्जापुर याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करें। उत्तर प्रदेश के बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं, ये बताना है। तो बारिश के मौसम में सावन के महीने में महिलाओं द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो कजरी लोक गीत गाया जाता है, याद रख लेंगे, कजरी गाया जाता है, तो कजरी गाया जाता है। बिरहा कब गाया जाता है, ये बताइए। बिरहा जब कोई शुभ अवसर होता है, ठीक है, शुभ अवसर होता है, तब आपका बिरहा गाया जाता है, तो ठीक है, बिरहा। रसिया कब गाया जाता है? भगवान कृष्ण की उपासना में, ठीक है, तो भगवान
कृष्ण की उपासना में, कृष्ण की उपासना में क्या गाया किया जाता है, रसिया। ठीक है, भगवान कृष्ण की उपासना में रसिया। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया चैती, चैती। ठीक है, चैती फाल्गुन मतलब चैत्र पूर्णिमा में ये चैती गाया जाता है, तो याद रखेंगे चैत्र पूर्णिमा में चैती गाया जाता है। ठीक है, सोहर कब गाया जाता है, सोहर ठीक है जब बच्चा पैदा होता है। ठीक है, बच्चे के जन्म पर, बच्चे के जन्म पर क्या गाया जाता है, ये आपका सोहर गाया जाता है। उत्तर प्रदेश के लोकगीत याद रख लेंगे, कौन से लोकगीत हैं उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के लोकगीत है चैती, चैती याद रख लेंगे, ढोला याद रख लेंगे, उत्तर प्रदेश का लोकगीत ढोला याद रखेंगे, आल्हा उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, बिरहा जो आपका उत्तर प्रदेश का लोकगीत है बिरहा, आपका रसिया उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। ठीक है, बिरहा हो गया, रसिया हो गया, पूरन भगत भर्तृहरि, ये सब चैती ढोला आल्हा बिरहा रसिया ये सब उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कजरी जो होता है बारिश के मौसम में गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिर्जापुर क्षेत्र में कजरी गाया जाता है। ठीक है, फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर है, करें जो रंगीला घराना है ये, तो रंगीला घराना आगरा से संबंधित है, तो याद रखेंगे रंगीला घराना आगरा से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस घराने की स्थापना किसने किया था, तो इस घराने की स्थापना याद रखेंगे, स्थापना, तो स्थापना किसने किया था, खुदा बख्श। ठीक है, तो खुदा बख्श ने इसकी स्थापना किया था, किसने, खुदा बख्श ने इसकी स्थापना किया था, ये याद रख लेंगे। ठीक है, वर्तमान में इसके प्रमुख गायकों में सी आर व्यास, विजय किचलू जैसे महान गायक शामिल हैं, सी आर व्यास और विजय किचलू। ठीक है, फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला गयाना गाना। ठीक है, स्थापित रंग किस स्थान पर है, लेकिन कुछ के अनुसार क्या है, बताया जाता है क्या है, ये खुदा बख्श ने। ठीक है, खुदा बख्श ने, फयाज खान, कोई भी नाम आएगा तो आप लग लिख दीजिएगा। ठीक है, नहीं देगा। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था, मैथिली शरण का गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था, तो शरण झांसी में हुआ था। ठीक है, तो मैथिली शरण का गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, झांसी में हुआ था। ये खड़ी बोली के कवि थे, खड़ी बोली के ये कवि थे। ठीक है, खड़ी बोली के ये कवि थे। अब देखिए इनको दद्दा के नाम से, दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था, मैथिली सड़क को दद्दा के नाम से। इनकी मुख्य कृतियां याद रखेंगे, कृतियां दद्दा के नाम से। ठीक है, कृतियां इनकी कौन सी थी, तो इनकी कृतियां याद रखेंगे, पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी, साकेत बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, साकेत। ठीक है, जयद्रथ वध या जयद्रथ वध इन्हीं की पुस्तक है, जयद्रथ वध है। यशोधरा, ठीक है, यशोधरा इन्हीं की पुस्तक है, यशोधरा। द्वापर, ठीक है, द्वापर, झंकार, झंकार। ठीक है, जय भारत। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी है। ठीक है, इनको राष्ट्र कवि भी बोला जाता है। ठीक है, राष्ट्र कवि लिखा ही गया है। पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत, ये इनकी कृतियां याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है, वुमेन पावर लाइन संपर्क नंबर क्या बताइए, कितना है, 1090, याद रखेंगे 1090। अगर हम कहें पुलिस कंट्रोल रूम का याद रखेंगे 100, यातायात पुलिस का 1095, चाइल्ड हेल्प लाइन का आपका क्या है 1098, चाइल्ड हेल्प लाइन का, साइबर अपराध का, साइबर अपराध पूछता है, साइबर अपराध। ठीक है, साइबर अपराध इसका कितना है 1930 है। ठीक है, तो साइबर अपराध के लिए 1930, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए क्या है 1098, यातायात पुलिस के लिए 1095, पुलिस कंट्रोल रूम के लिए, पुलिस कंट्रोल रूम के लिए, ठीक है, पुलिस कंट्रोल रूम के लिए 100। ठीक है, तो ये सब याद रख लेंगे, 1095, 1098, अब साइबर अपराध 1930 है। ठीक है, साइबर अपराध के लिए 1930 ये ज़्यादा पूछता है। ठीक है, साइबर अपराध तो 1090 क्या है
वुमेन पावर लाइन 1090। कह रहे हैं उच्च स्तर की महिलाओं का निम्न स्तर के पुरुषों से विवाह किस प्रकार का विवाह कहलाता है। जैसे एक उच्च स्तर का और एक निम्न स्तर का। उच्च स्तर का क्या, उच्च स्तर की महिला हो गई और निम्न स्तर का पुरुष। ठीक है, तो उच्च स्तर की महिला और ये इसको क्या कह लेते थे, तो इसको प्रतिलोम विवाह कहलाता कहलाता था। तो याद रख लेंगे, प्रतिलोम विवाह कहलाता था। किस समाजशास्त्री ने तर्क दिए थे भारतीय गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं थे। करें, भारतीय गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं थे, तो आंद्रे बिटेल, बिटेल, ठीक है, आंद्रे बिटेल ने कहा था कि भारतीय गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं थे। ठीक है, नहीं देखते हैं। करें, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की। करें, 1957 में कौन सी ऐसी समिति जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत राज की सिफारिश की थी भारत में, ये बताना है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने किया था, तो बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब फॉर्म हुई थी, 1957 में। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत राज की सिफारिश की थी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कहा था, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, याद रखेंगे, ग्राम स्तर पर क्या था, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, और ब्लॉक स्तर पर क्या था, ब्लॉक स्तर पर क्या था, पंचायत समिति। ये याद रख लेंगे, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर। जिला स्तर पर क्या होता था, जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद ये होता था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद होता था। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार, शिल्पीकार, कुछ भी कहिए, इन्हीं को कहा जाता है। अशोक मेहता समिति, ये 57 में बना था, 1977-78 में बहुत इंपॉर्टेंट है, यह 77-78 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्विस्तरीय प्रणाली इन्होंने दिया था, न्याय पंचायत की इन्होंने बात किया था। तो अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय दिए थे। जीबी के राव समिति 1985, याद रखेंगे, जीबी के राव समिति जिला परिषद की सशक्त भूमिका के बारे में इन्होंने बताया था। जिला परिषद, जिला स्तर पर जो जिला परिषद होता है, इसकी सशक्त भूमिका के बारे में बताया था और वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया था। तो 1985 याद रखेंगे। एलएम सिंघवी समिति 1986 में पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही गई थी, एलएम सिंघवी समिति द्वारा। पी के थुंगन समिति 1989 में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच पंचायतों और पंचायती राज संस्थानों को उनकी संवैधानिक दर्जा। तो याद रखेंगे, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा, ये सब पीके थुंगन 1989 याद रख लेंगे। ठीक है, 86 एलएम सिंघवी 1986, 85 1985, अशोक मेहता 77 57। ठीक है, तो याद रख लेंगे, इनके बारे में कई बार पूछता है। ठीक है, कई बार हम बता भी चुके हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है, कहें किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस। इस दिन क्या हुआ था, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है। तो चौधरी चरण सिंह की जयंती, याद रखेंगे, चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है इस दिन, इसीलिए मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रख लेंगे। नहीं देखते हैं हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। कौन दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं, ये बताना। प्राथमिक उपकरण मतलब पहले यूज होते थे, तो कौन सा उपकरण है, तो मोल्ड बोल्ड हल और मृदा खुदाल। याद रखेंगे, मोल्ड बोल्ड हल और मृदा खुदार मिट्टी को ढीला करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये डी वाला, मोल्ड बोल्ड हल और मृदा खुदाल। कुदार नहीं होता है, आप ऐसे होता होगा। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे, ऐसे, ठीक, ऐसे इधर, ऐसे। ठीक है, ये आपका क्या होता है, तो कुल्हाड़ी नहीं है, कुदाल है। ठीक है, ये ऐसे होता है। ठीक है, ये ऐसे करके ये कुल्हाड़ी बन जा रही है। ठीक है, ऐसे कुल्हाड़ी नहीं है, तो ये ऐसे बनता है। ठीक, कुदाल टाइप होता है। ठीक है, कुदाल, कुदार। ठीक है, गांव में क्या कहते हैं, कुदार। ठीक है, कुदार बोला जाता है। ठीक है, कुदाल, और यहाँ कुदाल लिखा है ना, कुदार। ठीक है, सब साइलर। ठीक है, मोल्ड बोल्ड हल। ठीक है, तो ये डी वाला आंसर सही होगा आपका। किसी
छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्व जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है, तो किस प्रकार का पत्र कहलाएगा? मतलब कोई छात्र है, अपने विद्यालय में एक क्या किया, उत्सव मनाया, ठीक है, उत्सव की जानकारी जो है वो अपने प्रिय मित्र को देनी है, तो किस प्रकार का पत्र कहलाएगा वो बताना है। तो वो किस प्रकार का पत्र कहलाएगा, तो वो वैयक्तिक पत्र कहलाएगा। याद रख लेंगे, वैयक्तिक पत्र कहलाएगा, मतलब पर्सनल क्या, मतलब जैसे आप एक छात्र हैं, आप अपने विद्यालय में, कोई आपके विद्यालय में कुछ चीज़ मनाया गया, तो आप उसको अपने मित्र को देना, आप घर जाके कि आज मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में ये हुआ, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो वो क्या कहता है, वैयक्तिक, तो जो वैयक्तिक मामलों में होता है वो परिवार के सदस्य होते हैं, मित्र होते हैं, प्रियजन होते हैं, उनको बताया जाता है, तो वैयक्तिक पत्र ये होता है, ठीक है, ये याद रख लेंगे। नहीं, देखते हैं, निम्न में कौन सा गृहीत स्वरों का युग्म है? करें, गृहीत स्वर कौन से होते हैं ये बताना है, ठीक है। गृहीत या आगत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो हिंदी वर्णमाला में दूसरी भाषाओं से अपनाए गए हैं। क्या है? जो हिंदी वर्णमाला में दूसरी भाषाओं से अपनाए गए हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे क्या होता है, अंगा आ ये वाला है, ये क्या होता है ये, लेकिन इसमें क्या है, आयोग ने अपने उत्तर कुंजी में इसको माना है, ये तो माना ही है, इसको खा को भी माना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करें, गृहीत स्वरों का युग्म क्या है, तो खात व्यंजन हो गया ना, स्वर कहाँ हो गया, लेकिन आयोग ने अपने जो उत्तरमाला उनका था उसमें ये माना था, डी वाला, ठीक है, लेकिन यहाँ स्वर कह रहे हैं, तो आयोग का मतलब ही जो जो पेपर बना रहा था, हो सकता वो भूल गया हो, ठीक है, वो यहाँ लिखना चाहिए गृहीत युग्म का सही है, तो गृहीत युग्म स्वर यहाँ लिख देता व्यंजन, ठीक है, तब आपका डी हो जाता, तो गृहीत कौन सा है, ये वाला है, और व्यंजन में आपका खा, ठीक है, खा आपका गृहीत है, ठीक है। तो दूसरी भाषाओं से जो अपनाया गया आ हो गया, ठीक है, ये गृहीत आपका स्वर है, ठीक है। और ये खा तो व्यंजन था, तो आपका ई होना चाहिए इसमें, का, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, ई लगा देंगे, लेकिन मान लेगा डी, तो वो अब आयोग जाने ये जाने, ठीक है, वो डी माने हैं, लेकिन होना तो चाहिए ये, क्योंकि खा आपका स्वर थोड़ी, यहाँ स्वर कह रहे हैं, स्वर थोड़ी, तो व्यंजन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है? कह रहे हैं अर्ध विराम जो चिन्ह होता है वो कहाँ लगता है? उद्धरण चिन्ह से पहले नहीं, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो। कह रहे हैं जो अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, ये भी गलत है। जहां कोई निर्दय है, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, तो ये याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जहां थोड़ा अधिक रुकना हो वहां पर अर्ध विराम का चिन्ह लगता है, ठीक है। अर्ध विराम चिन्ह कैसे होता है, ए ऐसे यहाँ रख के ऐसे, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना होता है वहां पर आपका अर्ध विराम लगता है। अल्प विराम में थोड़ा, जैसे एक, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ आपको जाना है, ठीक है, अल्प विराम में क्या होता है, अल्प विराम में यहाँ रुक गए, ठीक है, अल्प विराम में, ठीक है। और अर्ध विराम में क्या हो गया, आप यहाँ पर, ये अल्प विराम में और ये अर्ध विराम में, तो यहाँ अल्प विराम में रुकते थे, यहाँ अर्ध विराम में रुक रहे हैं। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा ज्यादा रुकना हो वो क्या होता है, आपका अर्ध विराम होता है, ठीक, इतना याद रख लेंगे। तो जहाँ अर्ध विराम का चिन्ह क्या क्या होता है, अर्ध विराम का चिन्ह ये होता है, ठीक है, ये ऐसे लग के ऐसे कर दिया जाता है, तो ये अर्ध विराम होता है, ठीक है, अर्ध विराम। अच्छा, अल्प विराम का चिन्ह कैसे होता है, तो अल्प विराम में ये बिंदी नहीं होती, जो बिंदी लिखा है, अल्प विराम ऐसे होता है खाली, बस ये आपका अल्प विराम हो गया, तो ये क्या हो गया, अल्प विराम। तो दोनों याद रखेंगे, कौन सा अल्प विराम होता है, कौन सा अर्ध विराम हो। जहां अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकना पड़ता है वो आपका अर्ध विराम है, ठीक है। अल्प विराम यहाँ रुकना है, यहाँ से चलना है, यहाँ रुकना, अर्ध विराम थोड़ा यहाँ रुक जाना है, तो यहाँ अर्ध विराम हो जाता है, ठीक है, याद हो गया। अच्छा, अगर मैं समझा पा रहा हूँ तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। करें, निम्नलिखित शब्दों में से विचार कीजिए, करें इस निम्नलिखित शब्दों में से विचार कीजिए, 42 समय करें, यहाँ पर क्या विचार करना है,
कौन सा विकल्प सही शुद्ध शुद्ध शब्द बताइए। तो कौन सा शब्द सही है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर विस्मरण, विस्मरण, ठीक है, विस्मरण ये आपका शुद्ध है। और हितैषी, हितैषी तैसे ही लिखा जाएगा, और कैसे लिखेंगे, ये भी आपका शुद्ध है। लेकिन आपका तेलांजलि, तेलांजलि आपका क्या है, गलत है। तेलांजलि लिखा गया, तेलांजलि। ठीक है, तो तेलांजलि ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तेलांजलि गलत है। इसका तेलांजलि क्या होता है, तो तेलांजलि का ती ला ऐसे जा अदजा जा ली, तिलांजलि ये होता है। ठीक है, विभीषिका लिखा गया है, विभीषिका, विभीषिका, विभीषिका लिखा गया ना, ये भी गलत है। इसका सही क्या होगा, तो विभीषिका का अगर हम सही लिखते हैं तो वाप छोटी की मात्रा, भापे बड़ी की मात्रा, अब सही है। सिका लास्ट में ऐसे रहेगा, सिका। ठीक है, बाप छोटी की मात्रा, भाप बड़ी की मात्रा, सिका। ठीक है, तिलांजलि ये होता है। ठीक है, विस्मरण हितैषी एकदम सही है। तो तीसरा वाला आपका क्या है, तीसरा वाला सही है, सी और डी। मतलब क्या है, एक दो तीन चार पाँच, अच्छा चार दिया है, चारों में तो ये आपका वही, इसको एक मान लीजिए, इसको दो मान लीजिए, इसको तीन मान लीजिए, चार। तो तीन और चार, तीन चार, ये वाला सही है। नहीं देखते हैं वहाँ। ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य विशेषण का उदाहरण। अब देखिए ठंडा पानी, तो पानी कैसा है, तो पानी आपका क्या है, ठंडा है। तो गुणवाचक नहीं, पानी की विशेषता क्या है, तो पानी ठंडा है। हम कहें पानी गर्म है, पानी नॉर्मल है, तो ये क्या है, पानी ठंडा है। तो यहाँ गुणवाचक विशेषण आ जाएगा। याद रखेंगे यहाँ पर क्या है, गुण विशेष, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कृतवाच्य है, करें कृतवाच्य कौन सा है ये बताना है। कृतवाच्य बताइए, कृतवाच्य, कृतवाच्य क्या है, जहां यहाँ पर जो कृतवाच्य हो, कृतवाच्य होता है जहां कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता जो प्रधानता होती है, करने वाला क्या है। अब देखिए यहाँ कृतवाक्य में क्या कर्ता की प्रधान, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़वाया, विद्यार्थियों को पढ़वाया, तो यहाँ क्रिया की प्रधानता नहीं है, गलत है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पढ़ा गया, ये भी गलत। अध्यापक द्वारा विद्यार्थी, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, तो ये है ना, अध्यापक ने विद्यार्थियों को क्या है, पढ़ाया। तो यहाँ पर जो कृतवाच्य क्या रहे, जहाँ कर्ता की प्रधानता, अध्यापक आपका कर्ता हो गया, इसी ने तो क्या कर रहा है, विद्यार्थी को पढ़ा रहा है। तो काम कौन कर रहा है, काम कर्ता कर रहा है। ठीक है, काम कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है। तो अध्यापक ने क्या है, विद्यार्थियों को पढ़ाया, कर्ता हो गया। ठीक है, ये अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, निम्नलिखित किस समूह के सभी शब्द तत्सम है, करें किस समूह के सभी शब्द क्या है, तत्सम है, ये बताना है। अब देखिए किस समूह के, तो यहाँ पर आपका मयूर, ठीक, ये तत्सम है। तो मयूर का अगर हम वो करते हैं, तो मयूर का क्या होता है, मोर होता है। महिष का क्या होता है, तो महिष का आपका भैंस होता है। ठीक है, महिष का भैंस होता है। ज्येष्ठ का क्या होता है, तो ज्येष्ठ का जेठ होता है। तो मोर, भैंस और जेठ ये आपके तद्भव होंगे। ठीक है, ये आपके क्या होंगे, तद्भव होंगे। ठीक है, तो ये याद रख लें, मयूर, महिष, ज्येष्ठ। ठीक है, ये याद रखेंगे। जैसे देखते हैं हमारा क्या है, निम्न में से विकल्प में से सही विकल्प युग्म बताइए, सही विलोम युग्म बताइए, कौन सा सही विलोम युग्म है। करें कि यहाँ पर नेकी भलाई, ये तो समनार्थी हो जाता है। तरुण का किशोर, ये भी आपका समनार्थी। विभक्त का पृथक, ये भी आपका। लेकिन आपका दीर्घकाय कृषकाय, ठीक है, क्या होता है, दीर्घकाय कृषकाय का सही विलोम युग्म होता है। तो दीर्घकाय का कृषकाय यही आपका सही विलोम है। ठीक है, दीर्घकाय कृषकाय। करें शीत और शीत, करें शीत क्या होती है, शीत, और क्या होता है, शीत, शीत, ये दोनों बताना। शीत क्या होती है, शीत क्या होता है। तो शीत जिसमें बड़ा सा होता है, शीत का अर्थ होता है श्याम। ठीक है, श्याम होता है। और शीत का क्या अर्थ होता है, शीत का अर्थ होता है सफेद शीत। ठीक है, सफेद शीत का अर्थ होता है। तो शीत का अर्थ होता है सफेद,
शीत का अर्थ होता है श्याम, तो शीत श्याम शीत सफेद, शीत श्याम शीत सफेद ये दोनों होता है। तो याद रखें शीत शीत श्याम शीत सफेद, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। उदक को प्राप्त समास विग्रह में कौन सा समास है? उदक को प्राप्त करें, उदक को प्राप्त समास विग्रह में कौन सा समास है? तो ये याद रख लेंगे, ये कर्म तत्पुरुष है। कौन सा है? ये उदक को प्राप्त। अब देखिए उदक को प्राप्त हो रहा है ना, उदक को प्राप्त हो रहा है ना, तो उदक को प्राप्त कौन सा तत्पुरुष है, कौन सा समास है? तो ये कर्म तत्पुरुष है। याद रख लेंगे क्या है? कर्म तत्पुरुष है उदक को प्राप्त, ठीक है। अब देखिए तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो तत्पुरुष समास में जो बीच में आने वाले शब्द होते हैं, जैसे के लिए आपका हो जाता है, को आपका हो जाता है, के द्वारा आपका हो जाता है, ठीक है, का आपका हो जाता है, की आपका हो जाता है, में हो जाता है, पर हो जाता है। तो ये सब आपके तत्पुरुष समाज में आते हैं, ठीक है। तत्पुरुष मतलब अब देखिए संप्रदान में क्या होता है, आपके लिए के लिए हो जाता है, ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाता है, ठीक है। करण में क्या होता है, तो करण में से हो जाता है, ठीक है, और अपादान में पर, ठीक है। तो ये सब आपके कर्म में को प्राप्त हो तो कर्म वाला हो गया, तो याद रखें यहाँ पर कौन सा कर्म हो जाएगा। न देखते हैं, बुंदेली भाषा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है? बुंदेली भाषा किस, तो बुंदेली भाषा कहाँ से जुड़ी हुई है? ये बुंदेलखंड से जुड़ी है, बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़ी हुई है। कहाँ से? बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़ी हुई है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में कौन से आते हैं, तो झांसी आता है, आपका महोबा आता है, ललितपुर आता है, याद रखेंगे ललितपुर आता है, हमीरपुर आता है, हमीरपुर आता है, हमीरपुर के बाद आपका कौन सा आता है? चित्रकूट आता है, ठीक है। कितना हो गया? एक दो तीन। जालौन आता है, एक दो तीन चार पाँच छः। झांसी महोबा बांदा, ठीक है, बांदा सात हो गया, ठीक है। तो ये आते हैं, तो ये सब बुंदेली भाषा कहाँ से? यहीं से जुड़ा हुआ है। ये देखते हैं, भारत में लोक नृत्य कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसके? लोक नृत्य के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी? प्रशासनिक सेवा की होती है। तो प्रशासनिक सेवा लोक नृत्य की कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा? प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक सेवा 50 का आपका डी हो जाएगा, प्रशासनिक सेवा। बस इतना ही क्वेश्चन आज करवाएंगे, कल इसके बाद आपका 50 क्वेश्चन प्लस करवा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ आपका एक दिन में एक क्लास लूँ, चाहे 2 घंटे का हो, ताकि आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाए। अभी ये प्रैक्टिस सेट, फिर किसी और बुक का ले लेंगे प्रैक्टिस सेट, सभी प्रैक्टिस सेट आपको ख़त्म करवा देंगे, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन को ऐसे लेता हूँ क्योंकि अब बहुत सी चीज़ें मैं खुद से ही बता देता हूँ, ठीक है। तो याद रख लेंगे, और जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर सही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सिंपल बहुत ज़्यादा है, मतलब सही क्वेश्चन लगभग है। तो आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। देखिए हर चीज़ें मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, वही जो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ वही आप को 400 500 रुपये 1000 रुपये सब लोग क्या कर रहे हैं, अ, ये कोर्स बेच रहे हैं। तो हम जितने भी चीज़ें होंगे सब फ्री में पढ़ाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा बस, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, थोड़ा सपोर्ट चाहिए। मैं हर चीज़ें आपको, करंट अफेयर जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक जुड़े हैं सब कुछ मैं करवा दूंगा, ठीक है। और एक ही प्लेलिस्ट होगी, ठीक है, एक ही प्लेलिस्ट होगी, लेखपाल प्रैक्टिस सेट 2026, उसी में सब कुछ लेखपाल के लिए होगा आपका, ठीक है, एक प्लेलिस्ट में। और हर बार हर वीडियो के नीचे उस प्लेलिस्ट को मैं डाल दूंगा, जो भी आप पढ़ेंगे उसमें सिर्फ लेखपाल ही रहेगा, जितने भी सिलेबस होंगे टॉपिक हर चीज़, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।